नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पहुंची 1692। आज सामने आए 37 नए मामले। महामारी के सामुदायिक फैलाव से आईसीएमआर का इनकार। सीरो सर्वे के मुताबिक 1% से कम आबादी में पहले से ही रोग के प्रति एंटीबॉडी मौजूद। जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत। जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये तय। फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने पर देना होगा 18% की बजाय केवल 9% ब्याज। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं और सोलर पिरूल परियोजनाओं की समीक्षा। सोलर और पिरूल प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने की कही बात। हो पोर्टल पर योजनाओं की सूचना अपलोड करने के भी दिए निर्देश। और उत्तराखंड के एक और लाल ने देश के लिए दिया बलिदान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान नैनीताल के सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू शहीद। मुख्यमंत्री ने शहादत को किया नमन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में आज 37 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1692 हो गई है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 9 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 895 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 771 एक्टिव केस हैं। आज जिन लोगों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें देहरादून से 15, रुद्रप्रयाग से 7, हरिद्वार से 6, उधम सिंह नगर से 5, चमोली से 3 और एक मामला टिहरी से सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 53% है, जबकि संक्रमण फैलने का डबलिंग रेट 17 दिन है। वहीं प्रदेश में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों ने दम तोड़ा है, जिनमें से 2 लोग एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे, जबकि एक दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में भर्ती था। यह सभी लोग पहले से ही गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। आईसीएमआर ने जानकारी दी है कि भारत में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश को निगरानी और रोकथाम संबंधी रणनीतियों को जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है, उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है। इसी तरह प्रति लाख मृत्यु दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु वाले देशों में है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़कर 49.21% हो गई है। इस अवसर पर आईसीएमआर द्वारा रक्त सीरम से संबंधित सर्वेक्षण सीरो सर्वे के परिणाम जारी किए गए, जिसके अनुसार देश के 83 चुने हुए जिलों में 0.73% आबादी वो हैं जिनके शरीर में इस रोग के प्रति एंटीबॉडी पाई गई। We found that about 0.73% of the population in these districts showed a prevalence of past exposure to SARS-CoV-2 infection. This means that the lockdown and the containment measures have been successful in keeping it low and preventing rapid spread of this disease over the last 3 months as we speak. However, it means that a large proportion of the population is still susceptible. And which were the individuals which were higher at risk? Risks was slightly higher in urban areas, 1.09 compared to 1, and it was higher in urban slums, nearly 1.89 times higher than rural areas. But the good news is that the infection fatality rate was very low. It was 0.08% as far as this 26,000 individuals was looking at the population. The infection in the containment zone was found to be high and variable, and this is still ongoing, and this data is still being looked at. देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सफाई कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इसके लिए निजी पैथोलॉजी लैब से करार किया गया है। ऐसे में जिन सफाई कर्मचारियों को बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण पाए जाएंगे, उनका निजी लैब में टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की अनुमति जरूरी होगी। इसके बाद कर्मचारियों को टेस्ट के लिए लैब भेजा जाएगा। जो हमारे सफाई कर्मचारी बंधु हैं, उनका विशेष तौर से जो है, क्योंकि वो जहां
कॉलोनियों में, जहाँ मोहल्लों में, जहाँ कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, वहाँ हमारी नगर निगम की टीम जाती है, वहाँ सैनिटाइज करती है, वहाँ सफाई व्यवस्था करती है। तो ऐसी जहाँ किसी को किसी किस्म की दिक्कत होगी, उसके लिए नगर निगम ने ये व्यवस्था बनाई है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अगर ऐसी उन पे दिक्कत होगी तो उसको हम प्राइवेट पैथोलॉजी से जो है उनका निःशुल्क जांच कराएंगे। जो उनकी जो भी व्यवस्था होगी वो नगर निगम करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक कोरोना संकट के बीच पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इस बैठक में लिए गए निर्णय से जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत दी गई है। बैठक में जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के दौरान मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये तय किया गया। यानी कोरोना वायरस संक्रमण शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों पर टैक्स की देनदारी थी, उनका लेट फीस कम कर दिया गया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वालों को भी मिलेगा। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के दौरान शून्य जीएसटी रिटर्न वाली पंजीकृत इकाइयों पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। वहीं 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने पर 18% की जगह अब 9% ब्याज चुकाना होगा। The maximum late fee has been capped to 500 per return if there is tax liability. This reduced rate of late fee would apply for all the GSTR 3Bs. Those GSTR 3B returns which are getting furnished between 1st July 2020 to 30th September 2020. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सोलर और पिरूल परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में वास्तव में जरूरतमंदों और बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही होप पोर्टल पर स्वरोजगार की सभी योजनाओं की सूचना अपलोड की जाए ताकि एक प्लेटफॉर्म पर आने से लोगों को इन योजनाओं की जानकारी मिल पाएगी और वह इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले में स्वरोजगार प्रेरक की तैनाती किए जाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही सोलर व पिरूल प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पिरूल प्रोजेक्ट में पिरूल एकत्रीकरण पर स्वयं सहायता समूहों को 1 रुपये प्रति किलो वन विभाग और 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलो विकासकर्ता द्वारा दिया जाता है। अब राज्य सरकार भी अतिरिक्त 1 रुपये प्रति किलो अर्थात 100 रुपये प्रति क्विंटल की राशि देगी। सचिव राधिका झा ने प्रदेश में सोलर और पिरूल प्रोजेक्टों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सोलर में 283 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिसमें 203 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और 800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पिरूल के भी 38 प्रोजेक्ट आवंटित किए जा चुके हैं। उत्तराखंड का एक और वीर सपूत सीमा पर देश के लिए शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान नैनीताल जिले के रहने वाले सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 6 कुमाऊं रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर रहे यमुना प्रसाद ने साल 2012 में एवरेस्ट फतह कर तिरंगा लहराया था। शहादत की खबर सुनकर पैतृक गांव ओखलकांडा में शोक की लहर है। हालांकि वर्तमान में शहीद का परिवार हल्द्वानी स्थित गोरापड़ाव अर्जुनपुर गांव में रहता है। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद की शहादत को नमन किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शहीद के परिवारजनों के साथ है। पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित 2 गांवों को जल्द ही विस्थापित किया जाएगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को शासन से 1 करोड़ 60 लाख की राशि भी मिल चुकी है। ये दोनों गांव धारचूला तहसील के मांगटी और मुनस्यारी तहसील के कनार हैं। प्रशासन के अनुसार मांगटी के 16 और कनार से 5 परिवारों को सुरक्षित जगह पर विस्थापित करने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। विस्थापन के बाद आपदा के खौफ में जी रहे इन ग्रामीणों को राहत मिल पाएगी। हमारे जो तहसील धारचूला में जो गांव देवी आपदा के रूप से संवेदनशील चिन्हित किए गए थे, उसमें से हमारा अभी जो आंगन शासन को भेजे गए हैं, उसमें 2 गांवों का हमारा आंगन स्वीकृत होके आया हुआ है। उसमें एक है कनार का पहला, जिसमें 21,25,000, दूसरा है मांगती
धारचूला का उसका तोप तांकुल, जिसके लिए 1,29,63,000 रुपया स्वीकृत होकर आया हुआ है और उसमें पैसा उनको अवमुक्त कर दिया गया है और वहाँ पर कार्य प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि ये ग्रामीण लंबे समय से सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की मांग करते आ रहे थे। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून इन दिनों कोविड-19 की रोकथाम के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। IIP में जहां कोविड-19 संक्रमण की मेडिकल जांच हो रही है, वहीं संस्थान के रासायनिक विभाग में सैनिटाइजर का निर्माण भी किया जा रहा है। IIP निदेशक अंजन रे ने जानकारी दी कि अब तक करीब 5,000 लीटर से ज्यादा सैनिटाइजर का निर्माण हो चुका है, जो प्रदेश के पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और एम्स ऋषिकेश को बांटा जा चुका है। तो हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे अस्पताल हो, पुलिस वाले हों, सफाई कर्मचारी हों, उनके लिए हम लोगों ने सैनिटाइजर बना के यहाँ से फिर वितरण किया है, निःशुल्क वितरण किया है, क्योंकि इसके लिए जो भी हमारे पास साधन है उसी से हम कर रहे हैं। रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर उमेश पुरी ने बताया कि किस तरह से घर पर भी आसानी से सैनिटाइजर बनाया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि सैनिटाइजर बनाने में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वायरस को मारने में काफी इफेक्टिव माना जाता है। इसमें 2 तरह के अल्कोहल यूज होते हैं, आपके जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, और इसके साथ में जो है आपके हाथों को थोड़ा मॉइस्ट रखने के लिए ग्लिसरॉल, थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने के लिए इसके अंदर कुछ एक एंटीसेप्टिक एजेंट्स और ऐड किए जा सकते हैं। तो ये सब कंपोजिशन आप अपने घर में मिलाइए। मेकअप करने के लिए पानी है, डिस्टिल वाटर हम लोग यूज करते हैं। जहाँ पे डिस्टिल वाटर अवेलेबल नहीं है, बॉइल्ड वाटर, RO वाटर, अच्छा साफ पानी कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसको बना के अपने हाथ में इस्तेमाल कीजिए। वैज्ञानिकों ने ये भी निर्देश दिए हैं कि बच्चों को सैनिटाइजर का प्रयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए। इसके साथ संस्थान की कैंटीन में हस्त सुरक्षा मशीन को रखा गया है, जिसे पांव से प्रेस करने पर हैंड वॉश और पानी निकलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की मशीन अगर सार्वजनिक स्थानों पर रखी जाए तो संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत नगर पालिका अल्मोड़ा ने शहरी गरीब आजीविका संवर्धन के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को सार्थक कर रही यह योजना डूंगरधारक क्षेत्र में महिलाओं की आजीविका का मुख्य स्रोत बन रही है। नगर पालिका अल्मोड़ा के सिटी मिशन मैनेजर मनोज कर्नाटक ने बताया कि जनपद में इस योजना के अंतर्गत 55 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इस कंपोनेंट के अंतर्गत धुआंधारा की एक स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने रोजगार के लिए काफ़ी प्रोडक्ट बनाए गए हैं। इन प्रोडक्ट में एपण, थीटा जो कि चीड़ की फली होती है उससे संबंधित उत्पाद और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं। कोविड संक्रमण के को देखते हुए इन महिला समूह द्वारा भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग और जागरूकता कार्यक्रम और पर्यावरण मित्रों को पुरस्कृत करने और उनका सम्मान करने से संबंधित भी एक्टिविटी महिला समूह द्वारा की गई। योजना के अंतर्गत समूह द्वारा एपण कला को प्रोत्साहित करने के साथ ही पहाड़ी दाल, मसाले, सब्जी उत्पाद और सिलाई बुनाई का काम किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा कई चीजों पर हस्त निर्मित एपण कला पर्यटकों के साथ ही ऑनलाइन बाजार में भी काफी पसंद की जा रही है। इस समूह में हमारी महिलाओं द्वारा पहाड़ी मसाले, दालें और सब्जी वब्जी का भी उत्पादन करती है, जो हमें मार्केट में जिसके उचित दाम मिल जाते हैं। इससे महिलाओं का अपना भरण पोषण तथा एक रोजगार मिला हुआ है। और हमने ये यहाँ पे एपण और गिफ्ट आइटम भी तैयार किए हैं। हमारी महिलाओं द्वारा ये सारे आइटम देहरादून दिखाए गए, जिसमें हमारा ऑनलाइन भी सिलेक्शन हुआ। समूह की सदस्य रंजना भंडारी का कहना है कि इस योजना के तहत महिलाएं अपनी कुशलता के आधार पर काम कर रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमारा समूह बना हुआ है। इसमें 6-7 महिलाएं जो हैं इसमें कार्यरत हैं और महिलाएं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसमें अलग अलग प्रकार का कार्य करती हैं। जो महिलाएं जिस चीज में निपुण है वो उस कार्य को अच्छी ढंग से कर रही हैं और अच्छा खासा इसमें पैसा वो अपना कमा लेती हैं। इसमें अनेक कार्य किए जाते हैं।
आप देख रहे हैं कि आजकल मोदी जी जो है आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आजकल ये लोग कोरोना की वजह से भी जो है बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो अगर वो पहले से ही आत्मनिर्भर होते, उनके पास कुछ अपना स्वयं का रोजगार का कुछ ऐसा कार्य होता, तो आज जो है वो बेरोजगार नहीं होते। समूह की सदस्य चंपा कुंवर का कहना है कि वह समय समय पर दूसरे राज्यों और खासकर राजधानी दिल्ली में भी पहाड़ी दालों और दूसरे पहाड़ी उत्पादों का स्टॉल लगाती हैं, जिसे पुरस्कृत भी किया गया है। ये हमारा जन जागरण समिति के इससे हमने ये अपना कार्ड बनाया हुआ है। हम इसको पहाड़ी दाल ऑर्गेनिक के उससे दिल्ली हाट में लगाते हैं। मंत्रालय से हमें हर साल वहाँ से लेटर आती है, तो हम इसको वहाँ वो करते हैं और इसकी कॉस्ट बड़ी अच्छी तरह से हमारा वहाँ विक्रेता होती है। योजना के माध्यम से आज ये महिलाएं स्वावलंबी बनने के साथ अपनी आर्थिकी को मजबूत कर देश की तरक्की में भागीदार बन रही हैं। रानीखेत में सालाना उर्स के मौके पर इस साल कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इसमें डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ, पुलिसकर्मी, राजस्व कर्मी, स्वच्छता कर्मचारी और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि रानीखेत में हर साल उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और कौमी एकता की चादर भी चढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण इसे बेहद सादगी के साथ मनाया गया। खादिम मोहसिन खान ने बताया कि कोविड-19 के चलते इस बार उर्स के मेले का आयोजन नहीं किया गया। उत्तराखंड के समाचार में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पहुंची 1692। आज सामने आए 37 नए मामले। महामारी के सामुदायिक फैलाव से आईसीएमआर का इनकार। सीरो सर्वे के मुताबिक 1% से कम आबादी में पहले से ही रोग के प्रति एंटीबॉडी मौजूद। जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत। जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये तय। फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने पर देना होगा 18% की बजाय केवल 9% ब्याज। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं और सोलर पेरोल परियोजनाओं की समीक्षा। सोलर और पेरोल प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने की कही बात। हो पोर्टल पर योजनाओं की सूचना अपलोड करने के भी दिए निर्देश। और उत्तराखंड के एक और लाल ने देश के लिए दिया बलिदान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान नैनीताल के सूबेदार यमुना प्रसाद बनेरू शहीद। मुख्यमंत्री ने शहादत को किया नमन। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारा यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।